तो अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। टाइप 1 वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें उचित परिमेय फलन मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमें उचित परिमेय फलन मिल जाए और हर में रैखिक फलन रिपीट ना हो रहे हो, तो उस टाइप की फ्रैक्शन को हम कैसे तोड़ते हैं वो हमने सीख लिया। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहां पर अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे और अगर आप इस थर्ड पॉइंट को देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये दोनों के दोनों टाइप 1 वाले क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं, नोटिस करिए, ये भी टाइप 1 का है और ये भी टाइप 1 का है। हमेशा ऐसे कैसे? देखो, इसको देखो आप पहले, यहां पे आपको ये उचित परिमेय फलन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने से बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले की घात देखेंगे तो वो नीचे वाले की घात से कम है। ऊपर वाले की घात तो 1 है और नीचे वाली घात कितनी है? 2 है। गुना करोगे तो 2 ही आएगी। तो उचित परिमेय फलन है और हर के अंदर जो रैखिक फलन है वो रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे तो एक्स माइनस से लिखा है, यहाँ पे एक्स माइनस लिखा है, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखिए, आप ये भी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये उचित परिमेय फलन है ना, क्योंकि ऊपर वाले की घात 2 है, नीचे वाले की घात जब मैं करूंगा तो 3 आएगी। तो ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से कम है, तो उचित परिमेय फलन हो गया। दूसरी बात, हर के अंदर जो रैखिक फलन दिए गए हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। तो टाइप 1 वाला अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उसको आप कैसे तोड़ेंगे? कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर ये वाली चीज प्लस बी, ये वाली चीज। सेम चीज हमने यहाँ पे किया, ए लिखा, ये वाली चीज लिखी, बी लिखा, ये वाली चीज लिखी, सी लिखा, ये वाली चीज लिखी। फिर इसका इंटीग्रेशन याद कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू याद करके। समझ में आ गई? अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा टाइप 2। क्या पढ़ा बेटा? टाइप 2। टाइप 2 वाला क्वेश्चन कौन सा होता है बताओ जरा, सोचो और बताओ। टाइप 2 वाला क्वेश्चन कौन सा होता था? तो आपको टाइप 2 वाले क्वेश्चन में उचित परिमेय फलन मिलता था हमें, लेकिन उसके हर में रैखिक फलन जो है ना वो रिपीट होते थे। उसके हर में जो रैखिक फलन होते थे वो रिपीट होते थे। अब इसमें से बताओ कि टाइप 2 वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, एक तो ये है ना, यहाँ पे देखो रैखिक फलन रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यही तो होगा। ठीक है, तो ये भी टाइप 2 वाला क्वेश्चन है और ये भी टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। ये दोनों कौन से क्वेश्चन है? टाइप 2 वाले। लिख देता हूँ, ये भी टाइप 2 वाला क्वेश्चन है भैया, और ये भी हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को हम कैसे तोड़ते थे भैया? जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में ये बी अपॉन में ये पूरी चीज। सेम चीज यहाँ पे ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन में ये पूरी चीज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और सी अपॉन में जो चीज बच गई यहाँ पे। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों, ये जो आप ये दोनों के दोनों आप फ्रैक्शन देख रहे हैं ना, ये तो टाइप 1 वाली हैं, ये दोनों फ्रैक्शन टाइप 2 वाली हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? टाइप 3 वाले क्वेश्चंस इस प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में होता क्या है कि उचित परिमेय फलन तो होता है, उचित परिमेय फलन तो होता है, लेकिन हर में अलघुकणीय करणीय द्विघाती फलन होता है। ठीक है ना, अब कहेंगे सर अलघुकरणीय द्विघाती फलन मतलब, यानी कि हर में आपको एक द्विघाती फलन मिलेगा लेकिन आप उसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। अलघुकरणीय, लघुकरणीय मतलब जिसको आप और ज्यादा छोटा कर सकें, और ज्यादा तोड़ सकें। अलघुकरणीय का मतलब क्या है कि जिसको आप और ज्यादा ना तोड़ सकें। ठीक है, तो टाइप 3 वाले क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? टाइप 3 वाले क्वेश्चन में आपको उचित परिमेय फलन तो मिलेगा, लेकिन हर के अंदर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक ऐसा द्विघाती फलन मिलेगा तुमको जिसको तुम जो और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। टाइप 3 वाला, इसको मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं। ब्लू कलर आपको थोड़ा सा हल्का दिखेगा लेकिन दिख जाएगा। ये हमारा टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। टाइप 3 में क्या होगा कि आपको उचित परिमेय फलन दिखेगा, लेकिन हर के अंदर आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। उचित परिमेय फलन तो होगा, लेकिन हर के अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब टाइप 3 वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से तोड़ते हैं वो सीख लो आप। तो इसको हम कुछ ऐसे तोड़ते हैं, इसको रटोगे कैसे वो समझो। यहाँ पे लिखा है ए अपॉन में ये वाली चीज एक्स माइनस ए प्लस में बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये वाली चीज, ऐसे तोड़ना है।
समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 3 वाले क्वेश्चंस, है ना। अब इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न करवा देता हूं, तो आपको ये चीज और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है ना, वापस समझिए, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बच्चों को मुश्किल लगती है। इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि वो उसको टाइप बाय टाइप नहीं पढ़ते। ठीक है, डायरेक्टली सारे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल लगती है। लेकिन अगर आप इसको टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि भाई पहला टाइप ये है कि जहाँ पे उचित परिमेय फलन हो और हर के अंदर रैखिक फलन रिपीट ना हो रहे हो, तो उसको ऐसे तोड़ना है ना। टाइप 2 वाले में उचित परिमेय फलन होगा लेकिन हर के अंदर रैखिक फलन रिपीट हो रहे होंगे, तो उसको हम ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, टाइप 3 वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि उचित परिमेय फलन होगा लेकिन हर के अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, एक ऐसा द्विघाती फलन हमें देखने को मिलेगा जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, तो उसको हमें ऐसे तोड़ना है। सुन, इस अगर इस तरीके से अगर आप टाइप बाय टाइप इसको समझेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्नावली को समझने में। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 के तो क्वेश्चंस करवा दिए, अब मैं आपको टाइप 3 वाले क्वेश्चंस करवाता हूं। तो क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उचित परिमेय फलन है और हर के अंदर हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक ऐसा द्विघाती फलन मिल रहा है जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। आप देखिए यहाँ पे, इसको आप और ज्यादा तोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नहीं तोड़ सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो और ज्यादा तोड़ सकते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए आप। देखो, तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया। इस फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए ऐसे, ए अपॉन में ये वाली चीज प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन में ये वाली चीज, ऐसे बताए ना। तो इस फ्रैक्शन को हमें इस तरीके से तोड़ लेना है। यहां तो समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे एलसीएम ले लो आप, ये तो सेम टू सेम रहेगा। इसका ले लेता हूं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस एक्स आएगा, उसके अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। समझ में आ गई? इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो इससे ये कट गया, है ना। तो 2 बराबर हो गया ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी। अब ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मुझे इस बी को 0 बनाना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताओ कि ये बी 0 कब बनेगा। आप कहेंगे सर ये 0 तब बनेगा जब एक्स की वैल्यू 1 हो, तो आप एक्स की वैल्यू 1 रख दो। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 बराबर एक्स की वैल्यू 1 रखना, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 ए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब अगर आपको बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको इस ए को 0 बनाना पड़ेगा। ए को 0 कैसे बना सकते हो तुम, तो तुम कहोगे सर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि ए 0 बन जाए, तो अब क्या करें। तो आप अपनी मर्जी से एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना। वैसे तो हम ऐसा अंक ढूंढते हैं जिससे कि ये 0 बन जाए, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे कोई वैल्यू मिल नहीं रही तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि आपने एक्स के लिए रख दी 0, कुछ भी रख सकते थे, मैंने 0 रख दी। तो अगर मैं एक्स के लिए 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर ए इंटू 1 प्लस में बी इंटू 0 प्लस में सी इंटू, हाँ ठीक है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये ऐसे है, इस पूरे किसके साथ गुणा हो रही है, कभी आप समझे कि सी किसके साथ गुणा है ना, पूरे किसके साथ गुणा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बैक लगा देता हूँ, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 बराबर ए प्लस में सी इंटू 1, तो ए की वैल्यू तो हमें पता ही थी 1 है, और सी की वैल्यू सी इंटू 1 सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू निकालने के लिए वापस से एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो। मान लो कि एक्स की वैल्यू आपने रख दी 0 1 तो आपने रख ही लिया ना, कुछ और रख लो, मान लो कि 2 रख दी। ठीक है, रखते 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर ए इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 1 5 प्लस में यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस सी इंटू 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, ऐसा हो गया। समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो जाएगा 2 बराबर 5a माइनस 2b माइनस c। ठीक है, तो ए और सी की तो वैल्यू आई चुकी है, इनको आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 बराबर 5 माइनस 2b माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना होता है 4। 4 माइनस 2b हो गया, 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। समझ लो, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। यहाँ जा समझ में आ गई। ए बी सी की वैल्यू आ जाने के बाद हमें इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू। कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ एक बार। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट मार लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी हटा दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या बेटा, ए की वैल्यू सर जी 1, तो यहाँ पे पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सर 1, यहाँ पे पुट कर दो। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू सर 1, यहाँ पे पुट कर दो। और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना था। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गई क्या। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन मान लूँ तो ऊपर वाला डेरिवेटिव तब बनेगा जब यहाँ पे -1 हो। तो एक काम करो, यहाँ पे -1 बना दो। तो -1 बनाने के लिए बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर भी माइनस लगा दिया, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव होगा, नीचे वाला फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे कैसे करोगे, तो आप कहेंगे सर इसको वापस से अलग करना पड़ेगा। वापस से अलग करो, इसको आप ऐसे करो, इंटीग्रेशन को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है ना। तो ये तो सेम का सेम लिख दो तुम। यहाँ पे आप देखिए, तो अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन बोलूँ तो ऊपर वाला डेरिवेटिव तब बनेगा जब यहाँ पे 2x होगा। तो कोई बात नहीं, 2x बना देते हैं। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, अपने आप 2x बन गया। तो ऊपर वाला डेरिवेटिव हो गया, नीचे वाला फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log फंक्शन ये। ठीक है, अब ये वाली चीज़ देखो, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है। आपको कैसे पता, अरे टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है ना। या तो आप वो वाला तरीका लगा लो, 1/a² + x², वहाँ से भी टेंजेंट इनवर्स x/a ऐसे ही बन के आएगा। तो चाहे तो आप वैसे कर लो, नहीं तो डायरेक्टली पता चला था वैसे कर लो, आपकी इच्छा है। प्लस में सी लगाना है ही। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया भाई, समझ मारिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, ताकि एक बार आपको दिख जाए अच्छी तरह से। देखो, तो ये हमें क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन देखते हुए हमें पता चला कि ये तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। तो टाइप 3 वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि कैसे तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। तो इस तरीके से हमने तोड़ा इसको। ठीक है, फिर एलसीएम लिया, काटा पिटाई करी, फिर हमने ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करी। ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के बाद वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इंटीग्रेशन को और स्प्लिट किया। ठीक है, फिर आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है x² + x + 1 अपॉन में x + 2 × x² + 1 dx का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखते पता चल गया कि भैया ये तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उचित परिमेय फलन है, पहली बात तो। दूसरी बात कि हर के अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। इसको और ज़्यादा तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम किस तरीके से तोड़ के लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। a/में ये जो आपका रैखिक फलन है इसको नीचे लिखेंगे इसके, प्लस में bx + c/में ये जो आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल। एक तो होता है रिड्यूसिबल जिसको आप और ज़्यादा तोड़ सकें, यह है इररिड्यूसिबल जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको आप यहाँ पे लिख दो। समझ में आ गई। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो एलसीएम उलसीएम लेके। तो अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको निकालनी है वैल्यू ए बी सी की, है ना। तो लेट्स से कि आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा। अब ये 0 बनेगा कब, जब x की वैल्यू -2 हो। तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू -2 रख लीजिए।
ठीक है, अगर आप एक्स की वैल्यू को -2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस में माइनस का 2 प्लस में 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1 5a। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, तो 2 + 1 3/5 बराबर ए की भैया वैल्यू ये आ गई, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आपको बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी और सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इस ए को 0 बनाना चाहिए, लेकिन ए को आप 0 बना ही नहीं सकते, एक्स के ऐसे कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे 0 बन जाए। तो क्या करेंगे, एक्स की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन ये एक्स के हर एक मान को संतुष्ट करती है, हर एक वास्तविक मान को। तो आप एक्स के कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि भाई क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी सोल्व हो जाए। तो जैसे हमें ए की वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसको 0 बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मिल गया हमें कोई नंबर ऐसा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नंबर रख लो, ठीक है ना। ऐसा नंबर हम इसलिए ढूंढते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। अगर ऐसा नंबर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नंबर ढूंढ लो भैया। तो एक काम करते हैं, हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स से 0 मान ली, ठीक है। तो अगर मैं एक्स के लिए 0 मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इंटू, अच्छा ये वापस समझ लो, ये बी एक्स प्लस सी जो है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ गुणा में, या कभी आप सिर्फ ऐसे समझे कि सी गुणा में ना, पूरा पूरा इसके साथ गुणा में, ठीक है। तो हो जाएगा सी गुणा में 2, तो ए की वैल्यू तो हमें पता है 3/5 प्लस में 2c, 3/5 को यहाँ पे ले आए तो 1 - 3/5 क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5 गुणा में 1/2 बराबर आ गया सी की वैल्यू, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सी की वैल्यू आ गया हमारे पास 1/5, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एक्स की वैल्यू मान लो अपनी मर्जी से कुछ भी। तो जैसे तुमने -2 तो 0 मान ही लिखी है, कुछ और मान लो, लेट्स से कि मान लो तुमने 1 मान ली, ठीक है। तो अगर तुम एक्स की वैल्यू 1 मानोगे तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3 बराबर ए इंटू 1 + 1 यानी कि 2 प्लस में यहाँ पे डालना एक्स की वैल्यू, तो बी प्लस सी इंटू 1 + 2 ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 3 बराबर 2a प्लस में बी प्लस सी गुणा में 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। अब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू तो पता है, उसको यहाँ पे ढाल दो, यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, ढाल देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3/5 प्लस में बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/5 इंटू 3, सोल्व कर लो भैया इसको, तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस में 3b प्लस में 3/5, 6/5 जमा 3/5 8/5 हो गया, 8/5 को उस तरफ ले, 9/5 हो गया, 9/5 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 3 - 9/5 बराबर 3b। एलसीएम ले लो, 5 × 15 15 हो गया, 6/5 गुणा में इस 3 को नीचे लेके आऊंगा तो 1/3 होके आएगा बराबर b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2/5, समझे। तो इस तरीके से हमने ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब ए बी सी की वैल्यू आ जाने के बाद इसको आप कहाँ पे पुट करोगे, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, तो ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कर देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3/5 पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2/5 पुट कर दो, है ना। और इसको अलग कर लो ऐसे, समझ रहे हो। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 1/5 पुट कर दो, कुछ इस तरीके से। याद बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन याद करना था, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का सिंबल, कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से काम करता हूँ, 3/5 को बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा, नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log फंक्शन करके होता है। यहाँ पे आप देखिए, तो एक काम करता हूँ, 1/5 को बाहर निकाल लेता हूँ, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, 2x हो गया ना, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log फंक्शन करके हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, 1/5 को बाहर निकाल लिया, ऊपर 1 है, नीचे है x² + 1, 1 में x² + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 में x² + 1 का हो या फिर 1 में 1 + x² का हो, बात एक ही है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x करके, ठीक है, प्लस ही लगाई दो, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। आसान था ना, तो ऐसे सोल्व करना था। आई होप सो क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए।
यहाँ पे लिखा है एक्स अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि ये तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि एक तो उचित परिमेय फलन है, दिख रहा है आपको, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हर है वहाँ पे आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जहाँ जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। आप इसको और ज़्यादा तोड़ सकते हो क्या? आपके आंसर नहीं। तो ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन हो गया। टाइप 3 वाले क्वेश्चन में हम किस तरीके से लिखते थे? आप कहेंगे सर हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस में बी एक्स सी प्लस सी अपॉन में ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना जिसको आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, उसको इसके बटे में लिख देंगे। कैसे? कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस अब एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो इसको। तो जब आप एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब आप काटा पिटाई कर लेंगे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे मुझे ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा। अब ये जीरो कब बनेगा? जब एक्स की वैल्यू 1 हो। तो आप एक्स की वैल्यू को 1 रख लो एक बार। एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई, है ना। अब अगर आपको b और c की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको इसको 0 बनाना चाहिए, लेकिन x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिससे कि ये 0 बन जाए। तो आप क्या करेंगे? x की अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू ले लेंगे। मान लो कि आपने x की वैल्यू ले ली, से 0 ले ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 बराबर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c इंटू -1। तो 0 बराबर हाफ प्लस में c इंटू -1, ये -हाफ हो जाएगा, है ना। -हाफ बराबर -c और c की वैल्यू क्या आ गई? आपकी हाफ आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? हाफ आ गई। ठीक है, अब आपको निकालनी है b की वैल्यू। तो एक काम करिए, x की वैल्यू अपनी वजह से कुछ और ले लीजिए, क्योंकि सभी वैल्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी ना। मान लो कि आपने x की वैल्यू ले लिया, से 0 1 तो ले लिया, आप कुछ और ले लो, 2 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये हो जाएगा 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5a प्लस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2b प्लस c इंटू 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी थी? 1/2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस में b की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर b की वैल्यू तो निकालनी है, c की वैल्यू बताओ। बिल्कुल 1/2, कुछ ऐसा हो गया। 5/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 6/2 यानी कि 3 को उस तरफ भेजोगे तो -1 बराबर 2b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 बराबर b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई और c की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अभी जो a b c की वैल्यू आई इसको हम रख देंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से एक बार ए बी सी को मिटा देता हूँ, ए बी सी की जगह उसकी वैल्यू रख देता हूँ। ए की वैल्यू क्या थी? 1/2, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? -1/2, लिख दो। सी की वैल्यू क्या है? 1/2, लिख दो। इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना था तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर डेरिवेटिव हो गया, नीचे फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग फंक्शन करके होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे स्प्लिट कर लो आप। इसको इसके बटे में लिख दो, इसको इसके बटे में लिख दो, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो। तो अगर तुम इसको इसके बटे में लिखोगे, चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीज़ें ना। मैंने स्प्लिट कर लिया इसे। ठीक है, तो ये तो सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे आप नोटिस करिए, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव तब बनेगा जब मैं यहाँ पे 2x बना पाऊंगा। अब यहाँ पे 2x कैसे बनाऊँ? तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। तो ये आपको कुछ -2 से गुणा कर दो, -2 से भाग कर दो, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब मैं इसकी -2 से गुणा करूँगा, -2 से भाग करूँगा ना, तो ये फिर आपको कुछ ऐसा, या फिर एक काम करो, एक काम करते हैं, एक काम करो, रुको। -1/2 को तुम बाहर निकालो एक बार।
ऊपर हो गया x, तुम्हें बनाना है 2x, 2x बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2 से गुणा और 2 से भाग ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो गया, समझ रहे हो, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे देखिए 1/2 को बाहर निकाल लो, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा x² + 1, x² + 1 लिखो या फिर 1 + x² लिखो, बात एक ही है। अब इसका इंटीग्रेशन में पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन पता चल गया, लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ये 1 में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, प्लस ये तो लगाना है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आसान था बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, इस नीचे वाले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1² लगा दिया, तो a² - b² करके a² + 1 × a² - 1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ये वापस से a² - b² टाइप का हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है जी। अब ये हमारी टाइप 3 वाली क्वेश्चन बन गई, है ना। अब टाइप 3 वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कहेंगे सर उसके लिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a/में ये जो लीनियर फंक्शन लिखा है इसको लिख दो, प्लस में b/में, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये दूसरा जो लीनियर फंक्शन का है इसको लिख दो, प्लस में cx + d/ में ये जो आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है इसको लिख दो। ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें a b c d इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे तुम पहले निकालते वैसे निकालोगे, कोई अलग चीज़ नहीं है, एलसीएम ले लो बस इसका। तो ये तो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा ना तो ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ए बी सी डी इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स से कि मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए इसको और इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो x की ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिससे इन ये दोनों 0 बन जाएं। तो आप कहेंगे सर -1 रख दो, अपने आप 0 बन जाएंगे। तो एक काम करो, आप x की वैल्यू मान लो -1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पे अगर मैं -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा -2a गुणा में, यहाँ पे अगर मैं -1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/-4, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे इसको और इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे जिससे कि ये और ये 0 बन जाए, तो आपके आंसर 1 रखिए, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो x की वैल्यू रखता हूं मैं 1, तो हो जाएगा 1 बराबर, ये 0 बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b × 2 × 2, है ना, और ये तो 0 बन ही गया, ठीक है। तो 1/4 बराबर आ गया b, ठीक है। अब मुझे अगर सी और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखो जिससे कि ये दोनों 0 बन जाए, तो आप कहेंगे सर एक्स की क्या वैल्यू रखो जिससे ये दोनों 0 बन जाए, ये दोनों तो 0 नहीं बन सकते सर, एक्स की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जिससे कि ये दोनों 0 बन जाए, ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो एक्स की वैल्यू, आपकी इच्छा है। मान लो कि मैं एक्स की लगा देता हूँ 0, क्या रख दी 0, -1 तो रखी दी थी ना, कुछ और रखनी पड़ेगी तो 0 रख दी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a × -1 × 1, प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b × 1 ×
1 प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस वन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको डायरेक्टली, तो वही चीज़ कर देता हूँ एक्स, चलो एक्स वही लिख दो यार, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख दो, डी इंटू यहाँ पे मैं एक्स की जगह जीरो ढालूंगा तो ये 1 और यहाँ पे ढालूंगा तो ये -1, ऐसा हो जाएगा। समझ गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बराबर माइनस का ए प्लस का बी माइनस का डी, ऐसा हो गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू तो पता है, अगर मैं ए और बी के लिए रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर -1/4 गुणा माइनस, यानी कि 1/4, 1/4 जमा 1/4 क्या होता है 1/2 माइनस डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा ना तो -1/2 आ जाएगी, डी की वैल्यू निकल गई। अच्छा जी, अब अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू कुछ और रख लो ताकि सी के लिए निकल जाए। तो तुम कहोगे सर 0, 1 और -1 तो रख लिया, 2 रख लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है जी। तो अगर मैं एक्स के लिए 2 रखूंगा तो ये तो सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में से गया 1 और 2 का स्क्वायर जमा 1 यानी कि 5a। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 5 15, 3 गुणा 5 15, 15 भी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो एक ही होना है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2c प्लस डी इंटू 3, 2c प्लस डी इंटू 3, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह ही कमी है, ऐसे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो 1 बराबर ए की वैल्यू पुट कर लो, -1/4 है तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/4। बी की वैल्यू पुट कर लो, 1/4 है तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/4। ठीक है, 2c प्लस, थोड़ा पेज का साइज बढ़ा लेता हूँ भाई, 2c प्लस, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखो 2c प्लस डी की वैल्यू क्या बेटा -1/2 लिख दो यहाँ पे, -1/2 और गुणा में हमारे पास क्या है 3, सोल्व कर लो उसको। तो ये हो गया हमारे पास 10/4, इन दोनों को सोल्व करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2c -1/2 इंटू 3, ठीक है, तो -3/2 हो जाएगा ये, है ना, इसको काटा पिटाई कर लो, तो 5/2 -3/2 2/2, यानी कि एक एक को वहां पे भेजूंगा तो 0, 0 बराबर 2c, यानी कि सी के लिए क्या आ गई 0 आ गई। चेक कर लेते हैं एक बार, -3/2 हो गया, 5/2 में से -3/2 हो गया तो 2/2 यानी कि 1 1 वहाँ पे जाएगा तो 0 और सी बराबर 0। ठीक है, तो ए के लिए आ गई, बी के लिए आ गई, सी के लिए आ गई और डी के लिए आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे भैया, करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद मिटा देता हूँ ए बी सी डी को ताकि मैं वैल्यू पुट कर पाऊँ। तो ए की वैल्यू बताओ पहले तो मुझे, तो आपके आंसर -1/4 यहाँ पे पुट कर दो। बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू 1/4 यहाँ पे पुट कर दो। सी की वैल्यू बताओ 0 यहाँ पे पुट कर दो। डी की वैल्यू बताओ -1/2 यहाँ पे पुट कर दो। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो भैया। कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, -1/4 को बाहर निकालूंगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग फंक्शन। 1/4 को बाहर निकालूंगा तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग फंक्शन। यहाँ पर आप देखें तो 0 बन गया, है ना, तो -1/2 को बाहर निकालूंगा तो ऊपर 1 है, नीचे है 1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x, प्लस लगाना है ही। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया भैया, आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमने सीखा। ठीक है, अब ये लास्ट टाइप बच चुका है, टाइप नंबर 4, उसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज खुद ब खुद लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, तो फिर कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।